हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th के चैप्टर रासायनिक आबंध एवं उनकी आणविक संरचना से रिलेटेड अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के बारे में, जहां हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फजान का रूल और लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में डिस्कस कर लिया था। और लास्ट लेक्चर में हमने उसके जितने भी एग्जाम्पल्स थे हमने उसको क्या किया था, सॉल्व आउट कर लिया था। आज हम जो आपके सामने नया टॉपिक लेकर के आए हैं इस क्लास के लिए इस चैप्टर से, वो है हमारा संयोजकता बंध सिद्धांत। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, इसे बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमको इस थ्योरी में क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। तो इसका नाम ही है संयोजकता बंध सिद्धांत। अब संयोजकता का मतलब होता है कि जो बाहरी कोश के हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कोई भी हमारे पास अणु या परमाणु हो गया, तो उसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में किसी से साझा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन उसमें सक्षम माने जाते हैं, वही उसकी संयोजकता होती है। दूसरा इसमें आता है बंध। अब जाहिर सी बात है कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कक्ष के, वही आपस में साझा करके बंध का निर्माण करते हैं। तो इसी पर आधारित ये सिद्धांत समझाया गया है। इसमें जो हम पहले लाइन की बात करेंगे, अगर हम कह सकते हैं इसमें कि हमारा जो पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा वो होगा कि कक्षकों के अतिव्यापन से सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। क्या होगा इसमें? कक्षकों के अतिव्यापन से सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। ये इतनी बातें क्लियर हुई होगी आप सबको। कह रहा है कि कक्षकों के अतिव्यापन से, अतिव्यापन का मतलब होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो जाएगा आपका? जैसे कोई भी चीज़ है हमारे पास, वो दोनों आपस में व्याप्त हो जाएं, मिल जाएं, मिक्स हो जाएं, तो वही हमारा कहलाता है अतिव्यापन। तो जब तक कक्षकों का अतिव्यापन होगा नहीं, तब तक कभी भी किसी बंध का निर्माण नहीं होगा। और आपको पता है कि जो सहसंयोजी बंध बनता है इसे हम साझेदारी वाला बंध कहते हैं। अब कक्षकों का अतिव्यापन होता कैसे है? आप सबको तो एक चीज़ ही पता है कि कक्षकों का अतिव्यापन का मतलब हमारे पास कक्षक कितने थे? 4 ही होते हैं। एक होगा S, P, D और लास्ट हमारा F। यही कक्षक हमारे होते हैं। अब इसमें उपकोशों की जो संख्या होती है, इसका 1 ब्लॉक होगा, इसमें 3 होते हैं, D में हमारे 5 होते हैं और लास्ट F में हमारा 7 होता है। ये चीज़ यहाँ पर 1, 3, 5, 7। और आपको पता है कि एक हमारा जो ब्लॉक होता है उसमें लगभग 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। दोनों का स्पिन जो होगा वो क्या होता है? डिफरेंट। आपको पहले भी ये चीज़ बताया गया होगा आपके चैप्टर नंबर 2 में, आपका जो हमारा स्टार्टिंग का चैप्टर था, उसमें एक चीज़ कही गई थी कि जब इलेक्ट्रॉन पहले आधे भर दिए जाते हैं, उसके बाद दोबारा से इनको पूर्ण किया जाता है। और एक कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं उपकोश में हम, तो उस उपकोश में क्या होता है कि दोनों का चक्रण क्या होता है? डिफरेंट रहना चाहिए। यानी अगर एक ऊपर की तरफ तो दूसरा नीचे की तरफ, ऐसे कभी भी सेम स्पिन वाले का एक जगह नहीं रह सकते हैं। तो ये इतना कहा गया था। अब यहाँ पर अगर शेप की बात की जाती थी उस समय, तो क्या होता था? जो S का शेप होता है हमारा, वो नॉर्मली स्फेरिकल यानी गोलाकार हमारा होता है। P हमारा जो होता है ये डंबल की आकृति का होता है। D हमारा, ये हमारा डबल डंबल होता है, ऐसे, जिसे द्विडंबल कहते हैं। F एक ऐसी संरचना है हमारी F की जो कि बहुत ही जटिल होती है।
यानी कि ये संरचना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है जिसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते या बना नहीं सकते। तो नॉर्मली से sp-df हमारे हैं, यही आपस में अतिव्यापन करेंगे तभी एक बंध बनेगा, वो चाहे जैसा ही परमाणु हो। और हमेशा बंध बनाने के लिए जो बाहरी शेल होगी जिसे वैलेंस शेल बोलते हैं, वहीं का इलेक्ट्रॉन काम में हमारे आएगा। तो इस थ्योरी से रिलेटेड हमारा क्या हो गया, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। यहाँ पर जो हमारा दूसरा पॉइंट आएगा इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वो होता है हमारा केवल अर्धपूर्ण कक्षक ही, केवल अर्धपूर्ण कक्षक ही, केवल अर्धपूर्ण कक्षक ही अतिव्यापन करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। मतलब जब कोई कक्षक आधा भरा होगा तभी वो अतिव्यापन करेगा। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जब हम अतिव्यापन करवाएंगे तो उस समय क्या होगा कि दोनों कक्षकों के अतिव्यापन का चक्रण विपरीत होना चाहिए, का चक्रण विपरीत होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। साफ साफ कह रहा है कि केवल जो कक्षक आधे भरे होंगे, कहने का मतलब हम मानते हैं ये इस कक्षक है, तो ये कभी भी पूरा भरा होगा तो अतिव्यापन में हिस्सेदारी नहीं करेगा। जब ये आधा भरा होगा तभी अतिव्यापन करेगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास में दो कोश हैं, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कोश। हम मानते हैं कि ये भी हमारा S है, ये भी S है, क्योंकि स्फेरिकल जो बनता है वो हमारा क्या बनता है, S बनता है। अब यहाँ से हम इन दोनों का अतिव्यापन अगर करवा रहे हैं ऐसे, तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर कि ऐसे चक्रण है इसका, यानी स्पिन ऐसे है और इसकी स्पिन भी ऐसे है, तब कभी भी ये चक्रण इसका अगर सेम दिखेगा ऐसे, तो ये आपस में कभी भी मिक्स नहीं होंगे। इसके लिए क्या होना चाहिए, चक्रण विपरीत होना चाहिए। ऐसे एक का स्पिन अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ। और दूसरी कंडीशन, ये हमेशा पूरा भरा नहीं, ऑलवेज क्या होना चाहिए, आधा भरा होना चाहिए, तभी अतिव्यापन होगा। पहले से ही पूर्ण है तो अतिव्यापन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट इसमें एक हम बना लेते हैं कि तीसरा पॉइंट जो इसका होगा, तीसरा, अतिव्यापन 50% से अधिक नहीं होता है, 50% से अधिक नहीं होता है, नहीं होता है। जब अतिव्यापन होगा कभी भी तो 50% से अधिक नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे ये दोनों कक्षक आपस में पास आ रहे हैं, इनको मिक्सअप होना है, तो ये ऐसा नहीं कि एक ऐसे है तो इसी के ऊपर दूसरा भी आकर के डायरेक्टली ऐसे बैठ जाएगा ना। जब भी अतिव्यापन होगा तो ऐसे और दूसरा ऐसे 50% अतिव्यापन होगा, चाहे वो S का हो चाहे ऐसे आपका P का हो, तो वो 50% होगा। पूरा का पूरा कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा एक दूसरे के ऊपर। तो ये था हमारा कौन सा, तीसरा पॉइंट। अब यहाँ से आइए देखते हैं कि जो ये अतिव्यापन का कुछ शर्तें होती हैं, नियम होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर अतिव्यापन कैसे होगा और किस किस तरह से हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो जी इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पहली चीज़ तो संयोजकताबद्ध सिद्धांत के बारे में हमारे 3 सिद्धांत हो चुके हैं, अभी आगे और भी हैं, उसको पूरा करेंगे। लेकिन जो नॉर्मल सा पेच आकर के फंसा है यहाँ कि अतिव्यापन आखिर ये होगा कब या कब नहीं होगा, इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने के लिए आइए देखते हैं कि इसके नियम और शर्तें क्या हो सकती हैं। पहली चीज़ तो इसमें अतिव्यापन तब होगा कब एक ही
प्रकार का अभिविन्यास, एक ही प्रकार का अभिविन्यास होना चाहिए। अभिविन्यास का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो इंग्लिश वर्जन होता है उसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। अभिविन्यास का मतलब होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, आप साफ साफ तौर पर यहाँ चिन्ह भी कह सकते हो। एक हिसाब से क्या कह सकते हो, कोई चीज़ सिंबल है हमारे पास, वो हमारा क्या है? ओरिएंटेशन, यानी उसका अभिविन्यास। अब देखो यहाँ पर अभिविन्यास का मतलब क्या हो जाएगा? पहली चीज़ तो एस ऑर्बिटल जो हमारा बनता है ऐसे नॉर्मल सा कैसा होता है? ये गोलाकार होता है, तो इस पर कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। ये क्या होगा? ये नॉर्मली सा ऐसे और ऐसे जाएगा, आपस में मिक्स हो जाएगा, यानी ओवरलैप कर जाएगा। अब यहाँ पर अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे हमारे पास ये क्या है, ये हम मानते हैं एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये नॉर्मली सा हमारा जेड एक्सिस हो गया। 3 एक्सिस होते हैं, हमने पढ़ा है। अब ये एक्स वाई जेड, आखिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? देखिए, ये तो हमारा एस ऑर्बिटल के लिए था, ये गोलाकार होता ही है, ये भी एस, नॉर्मली सा गया, मिक्सअप हो गया। यहाँ पर ओरिएंटेशन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जब पी ब्लॉक हम देखते हैं तो पी ब्लॉक में हमारा जो सिंबल बन के आता है वो ऐसे डंबल की तरह आता है। अब ये डंबल क्या होता है? अब जो डंबल की तरीके इसमें सिंबल बन करके आता है, इसी में हमको देखना रहता है अभिविन्यास। अब वो सेम प्रकार का होगा तो जाहिर सी बात है कि आपस में मिक्स कर जाएगा। डिफरेंट होगा तो कभी भी मिक्सअप नहीं होगा। जैसे या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आता कहाँ से है? तो देखिए, जब हम लोग एक्सिस के बारे में यहाँ पर ग्राफ में शो करते हैं तो हमारा ये पी जो बनता है वो डंबल में बनता है, तो या तो वो वाई एक्सिस पर होगा, या तो वो एक्स एक्सिस पर होगा, या तो वो जेड एक्सिस पर होगा। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनों का इसमें क्या होता है? साझा, और तभी हमारा क्या होता है? ओवरलैप करता है और बॉन्ड बनता है। तो अब इसमें प्लस माइनस हम कैसे निकालेंगे? आप लोग को एक चीज़ पता है, बहुत ही अच्छे तरीके से पता नहीं होगी तो भी पता हो जाएगा कि जो हमारा ये हिस्सा होता है एक्स या वाई एक्सिस का या जेड का, जो भी हो, तो जो ये हमारा हिस्सा होता है, तो हम जब नॉर्मली से इस कर्व को लेकर के चलते हैं ये वाले, तो ये हमेशा पॉजिटिव सिरे को दर्शाता है, और इसके जब पीछे आते हैं यहाँ मिड पॉइंट से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, तो पीछे का सिरा निगेटिव दर्शाता है। ऐसे वाई में भी नॉर्मल सिरा पॉजिटिव दर्शाता है, अपोजिट सिरा निगेटिव दर्शाता है। तो यही पॉजिटिव निगेटिव का यूज़ हम अभिविन्यास के रूप में करते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव आमने सामने आते हैं तो कभी भी ये मिलेंगे नहीं, ओवरलैप नहीं करेंगे। ये कब करेंगे? जब अभिविन्यास कैसा हो? एक ही प्रकार का हो, यानी सेम हो। अब सेम होने का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिखाते हैं आपको क्या होगा सेम होने का अर्थ। सेम होने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे हमारे पास ये पी ऑर्बिटल है, ऐसे बनता है, ऐसे ही है। अब हमने माना कि ये पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा, सामने से हम एक पी को और ला करके मिक्सअप कर रहे हैं, ये नेगेटिव सिरा, ये पॉजिटिव सिरा। अब इसमें सामने से आ कौन रहा है? एक पॉजिटिव ओरिएंटेशन, दूसरा नेगेटिव ओरिएंटेशन। तो पॉजिटिव ओरिएंटेशन, नेगेटिव ओरिएंटेशन कभी भी आपस में आ करके ओवरलैप नहीं करेंगे, इनका अतिव्यापन संभव नहीं है। तो ये चीज़ें गलत क्यों? हमने पहले ही कहा कि एक ही प्रकार का अभिविन्यास होना चाहिए। सेकंड, हम फिर से देखते हैं, ये हमारा पी ऑर्बिटल, ये हमारा एक दूसरा पी, हमने कहा ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो इन दोनों का अतिव्यापन हो जाएगा। एक कंडीशन और भी हो सकती है, ये हमारा पहला पी, ये दूसरा पी। अब यहाँ पर हम समझते हैं प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस है, दोनों तरफ से माइनस माइनस भी सामने सामने आ रहे हैं, तो इसमें भी अतिव्यापन क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब ही था कि जब सेम सिंबल या सेम चिन्ह आपस में दिखाई देंगे तभी ये आपस में अतिव्यापन करेंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट दिखा तो कभी भी अतिव्यापन
या कह सकते हो आप कि ओवरलैप एक दूसरे को नहीं करेंगे। तो यही होता है इसका नियम। अब ये अतिव्यापन एक तो हमारा ऐसे हो गया, हमने कहा आपसे कि s ऑर्बिटल होता है तो ऐसे ऐसे, इसका भी सामने सामने से हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये सामने से अतिव्यापन कर रहे हैं, ये भी सामने से अतिव्यापन कर रहे हैं, ये भी सामने से ही अतिव्यापन कर रहे हैं। एक कंडीशन इसमें और आकर के क्या फंसती है, वो कंडीशन हमारी ये होती है, वो कंडीशन हमारी ये होती है, हमने क्या कहा आपसे, ये s ऑर्बिटल ये भी s ऑर्बिटल आपस में ऐसे आए, अतिव्यापन हो गया, ठीक है। ये हमारा p ऑर्बिटल सेम ओरिएंटेशन का, ये हमारा दूसरा p ऑर्बिटल सेम ओरिएंटेशन का, ये भी आपस में पास आए, इनमें अतिव्यापन हो गया। एक कंडीशन क्या बनती है कि p वाला अगर y एक्सिस पर हो, ऐसे, ये क्या हो गया, ये तो x एक्सिस हो गया। अब p वाला अगर y एक्सिस पर हो तो उसका ऐसे एक हो गया हमारा, यानी py, ये हमारा क्या था px, ये हमारा क्या था px। अब ये हमारा हो गया p ऑर्बिटल का है, इसको ऐसे भी बना सकते हो, हमने क्या कहा कि ऐसे चलेगा आपका, ये चाहे y एक्सिस होगा, चाहे x होगा, चाहे z होगा, ऐसे ही। तो हम मानते हैं कि एक हमारा जो इसमें अतिव्यापन हो रहा है वो हम मानते हैं कि y एक्सिस के थ्रू हो रहा है। तो एक ये, दूसरा ये, ऐसे बना, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव में पॉजिटिव यहाँ से पास आ गया, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर पास आ गया, बाद में दोनों क्या हुए, आपस में विलीन हो गए, मिल गए, ऐसे 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 इनका हो सकता है। यहाँ पर जब दोनों पास आए तो इनके मिलने से बन गया यहाँ पर क्या, देखिए ये दोनों आपस में पास आए तो दोनों मिल करके आपस में बड़े हो जाएंगे, कैसे, ऐसे। ये जो बचा ये छोटा हिस्सा, ये जो बचा ये छोटा हिस्सा, ऐसे हो सकता है। या आप s और p को आपस में मिलाओ, s ऐसे बनता है, p ऐसे बनता है। अब ये पॉजिटिव ओरिएंटेशन का है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपस में क्या हो जाएगा, ये भी अतिव्यापन हो जाएगा। अब जब ये s और p आपस में मिलेंगे तो कैसे बनेगा, ये दोनों मिलकर के बड़े हो जाएंगे, ऐसे, दूसरा ऐसे, ये छोटा वाला हिस्सा। तो s और p भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, p और p भी ओवरलैप कर सकते हैं, p और p y एक्सिस के थ्रू भी ओवरलैप कर सकते हैं। अब इसमें अंतर क्या हुआ, सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का आया, ये सामने सामने से लड़ रहे हैं, मतलब किसी के सामने जाकर के ऐसे खोपड़ी से खोपड़ी लड़ाओ आप, तो इसका नाम दिया जाता है हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगा हमारा। यहाँ पर भी दोनों खोपड़ी खोपड़ी ही लड़ रही है तो ये भी हमारा हेड ऑन हो जाएगा। यहाँ पर भी दोनों सामने सामने ही लड़ रहे हैं, ये भी हेड ऑन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ कभी भी खोपड़ी खोपड़ी आपस में नहीं लड़ रही है, यहाँ दोनों साइड साइड से मिल रहे हैं ऐसे, तो इसीलिए इसका नाम देते हैं साइड बाई साइड ओवरलैपिंग, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग। दोनों आमने सामने जा रहे हैं तो हेड ऑन, दोनों आमने सामने हैं हेड ऑन, दोनों आमने सामने हैं हेड ऑन, दोनों बगल बगल से हैं तो साइड बाई साइड ओवरलैपिंग। ये हमारी होती है दो तरह की ओवरलैपिंग, एक हेड ऑन, दूसरी साइड ऑन। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भैया मिल करके और एक आता है प्यारा सा, आपने दो बॉन्ड का नाम सुना होगा केमिस्ट्री में, नहीं सुने हैं तो अभी आप सुन लोगे कि एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है हमारा पाई बॉन्ड। दो बॉन्ड बनते हैं हमारे पास, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। अब यहाँ पर कैसे सिग्मा बनेगा कैसे पाई, देखिए जब दोनों आपस में अपने सर को टकरा करके अतिव्यापन करेंगे तो उसे हेड ऑन कोलिजन कहेंगे या हेड ऑन ओवरलैपिंग कहेंगे। और इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड हमारा बनता है वो बॉन्ड हमारा सिग्मा होता है, मतलब इन दोनों के बीच क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी हेड हेड हो रहा है तो यहाँ भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी हेड हेड हो रहा है यहाँ भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर साइड और साइड से हो रहा है अतिव्यापन तो यहाँ पर बनेगा पाई बॉन्ड। बात समझ में आई इतनी, बहुत ही नॉर्मल सा है, अच्छे से समझ कर चलिए, समझ में सब कुछ आ जाएगा। कैसे,
हमने कहा जब हेड ऑन हेड होता है ओवरलैपिंग तो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी हेड हेड ओवरलैप हुए तो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी हेड हेड हुआ तो सिग्मा। लेकिन जब बात आई साइड साइड की तो साइड साइड से ओवरलैपिंग होने पर यहाँ पर बनेगा पाई बॉन्ड। तो दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा एक पाई। तो आप ऐसे इसको नोट डाउन भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से कि क्या, यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हो कि हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब अगर सिर से अतिव्यापन हो रहा है तब क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से बनेगा हमारा पाई बॉन्ड। ये दो चीज़ें ध्यान रखने लायक हैं। जब भी किसी अणु या परमाणु में उसके वैलेंस शेल में कभी भी मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनों का साझा के बाद बॉन्ड बनने की बात आएगी, अगर उनका ओवरलैपिंग ऐसे हेड बाई हेड सामने सामने हो रहा है तो हो जाएगा हमारा वो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण। अगर वो साइड बाई साइड से अटैच हो रहे हैं एक दूसरे में तो वहाँ पर बनेगा हमारा पाई बॉन्ड। तो ऐसे ही बनता है सिग्मा और पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर एक अतिव्यापन और आता है जिसे हम बोलते हैं शून्य अतिव्यापन। क्या होगा वो, शून्य अतिव्यापन। आइए देखते हैं कि शून्य अतिव्यापन क्या होता है हमारा। तो शून्य अतिव्यापन का मतलब होता है, कौन सा अतिव्यापन है हमारा, शून्य अतिव्यापन, जीरो ओवरलैपिंग, शून्य अतिव्यापन। अब बात करेंगे शून्य अतिव्यापन, उसके नाम में ही क्या है, शून्य लगा हुआ है। अब ये शून्य अतिव्यापन कैसे होगा, हम माने कि हमारा एक ओरिएंटेशन पी का ऐसा है, दूसरा ओरिएंटेशन पी का ऐसा है, मतलब एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, दूसरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। हम दूसरा लेते हैं, हम मानते हैं कि हमारे पास ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग पी है, दूसरा एस ऑर्बिटल है, एस गोलाकार होता है हमने गोल बनाया, पी डंबल में होता है हमने डंबल बनाया। अब ये चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो, ये चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो, ये अब सामने से ओवरलैप कर नहीं पाएगा क्योंकि आधा हिस्सा इसमें जाएगा आधा हिस्सा इसमें। तो यहाँ पर अतिव्यापन होने की संभावना ना के बराबर है। दूसरी चीज़, ये हमारा पी ऑर्बिटल वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये हमारा एस है, इसमें भी जब ओवरलैप करने आएंगे तो इसमें भी आधा हिस्सा ही ओवरलैप हो पाएगा। तो यहाँ पर भी अतिव्यापन की संभावना क्या है, ना के बराबर। ऐसे अतिव्यापन को बोलते हैं शून्य अतिव्यापन, जिसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें क्या हुई होंगी, आप सबको क्लियर हो गई होंगी कि अतिव्यापन में क्या होना चाहिए, एक ही प्रकार का अभिविन्यास होना चाहिए। पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव से, नेगेटिव है तो नेगेटिव से, एस और पी आपस में भी क्या कर सकते हैं, अतिव्यापन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे इसमें, और हमने जो बॉन्ड पढ़ा अभी सिग्मा और पाई, और इसमें देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड मजबूत होता है कौन सा कमज़ोर होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमने आपसे क्या कहा कि आइए अब डिस्कस करते हैं। हमको दो बॉन्ड मिले थे, एक सिग्मा बॉन्ड मिला था, दूसरा हमारा पाई बंध मिला था, मतलब एक सिग्मा बंध एक पाई बंध। अगर हम दोनों में बात करें कि किसकी मजबूती ज़्यादा है, किसकी मजबूती ज़्यादा है, इसमें से कमज़ोर कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, यानी कह सकते हो आप कि प्रबल कौन सा है, दुर्बल कौन सा है। तो यहाँ पर एक दिमाग आप लगा सकते हो कि जब भी हेड कोलिजन हो रहा था, यानी जब भी हेड ओवरलैपिंग हो रही थी, कौन सी ओवरलैपिंग, हेड वाली, यानी सामने सामने, तो उसमें बन रहा था सिग्मा, साइड बाई साइड वाले में बन रहा था पाई। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं कि हेड से बना सिग्मा, साइड बाई साइड से बना पाई। तो जब हेड आमने सामने से ऐसे ही कोलैप्स कर रहे थे, आमने सामने से ही ओवरलैप कर रहे थे एक दूसरे को, तो ये पूरे तरीके से अच्छे से मिक्स हो जा रहे थे। तो अच्छे से मिक्स होने के बाद में बन रहा था सिग्मा बॉन्ड। जब साइड साइड से ये आपस में ओवरलैप कर रहे थे तो वहाँ पर बन रहा था क्या चीज़, पाई बॉन्ड।
अब ये पाई बॉन्ड जब बन रहा था इसमें साइड बाई साइड से, तो इनकी ओवरलैपिंग बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही थी। क्या हो रहा था कि साइड बाई साइड ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ बन रहा था पाई बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है जब ये अच्छे से मिक्स हो जा रहे हैं हेड बाई हेड ओवरलैपिंग से, तो बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा मजबूत हमारा क्या होगा? सिग्मा। कमज़ोर कौन सा हमारा होगा? पाई बॉन्ड। तो ये इतना क्या होता है इसमें मजबूती को लेकर के कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसकी मजबूती ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू किसके? पाई बॉन्ड के। अगर आपको पाई बॉन्ड को तोड़ना रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से कम ऊर्जा की आवश्यकता या कम ऊर्जा को दे करके आप इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिग्मा बॉन्ड तोड़ना रहेगा तो आपको इसको तोड़ने के लिए बहुत ही अपार शक्ति, कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की क्या होगी? आवश्यकता होगी। तो इन दोनों रीज़न से हमारा बनता है सिग्मा पाई बॉन्ड। अब सिग्मा हमारा मजबूत, पाई हमारा क्या हो जाएगा? कमज़ोर। तो ये था हमारा क्या? संयोजकता का सिद्धांत। ठीक है, तो अब आइए एग्जाम्पल ले करके समझते हैं। एक दो एग्जाम्पल हो पाएंगे तो आज की क्लास में किया जाएगा, बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो टोटली इसके एग्जाम्पल पे। कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, नॉर्मली से ले करके चलनी है ताकि चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये चैप्टर। तो अब इसके लिए हम बात करेंगे अब अतिव्यापन से संबंधित क्या हमारे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। तो आइए बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं अपना पहला एग्जाम्पल, वो बहुत ही सिंपल सा है। पहले इस स्टार्ट करेंगे हम सिंपल चीज़ों को लेकर के, फिर बाद में बढ़ेंगे टफ चीज़ों की तरफ। तो पहला हमारा है H2 अणु, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हमको आसानी से पता है कि बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के साझेदारी करवा करके कैसे हम इसका स्ट्रक्चर या इसका आकार हम बना सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पहले H कितना है हमारे पास? 2। हमने माना कि ये हमारे 2 H हो गए। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 1s1। अब आप सबको पहले से ही पता है कि S बनता है हमारा कैसे? गोलाकार। ये इस वाले H का, ये दूसरा हमारा हो जाएगा 1s1 यानी s ऑर्बिटल इस वाले H के लिए। ये पहला हाइड्रोजन के लिए, ये दूसरे हाइड्रोजन के लिए। अब जाहिर सी बात है दोनों हो गए ऐसे, तो दोनों आपस में साझेदारी भी कैसे किए होंगे? ऐसे। और दोनों ने आपस में बनाया होगा एक बंध, क्योंकि इनके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है अधिकतम, मतलब होता एक है, लेकिन आपस में जब करेंगे ये साझेदारी तो कितना हो जाएगा? अधिकतम 2 हो जाएगा। और कभी भी अपना ये अष्टक जो है पूरा नहीं करते हैं। तो एक इसका साझा हुआ तो बना क्या हमारा? एक सहसंयोजी बंध हमारा। तो ये हमारा पहला 1s1, ये हमारा दूसरा 1s1। अब ये दोनों क्या करेंगे? आपस में अतिव्यापन करेंगे ऐसे। ठीक है, और जब अतिव्यापन ऐसे करेंगे तो ये हमारा एक, हमने कहा दोनों का चक्रण विपरीत होना चाहिए। तो अगर एक का चक्रण ऐसा है तो दूसरे का चक्रण ऐसा हो जाएगा। आप इसको नॉर्मली दिखा भी सकते हो कैसे? ये हमारा मानते हैं पहला, ये हमारा मानते हैं दूसरा, तब दोनों का ओवरलैप आपस में हुआ और दोनों आपस में बंध बना लिए। तो इनके बीच जो बनने वाला बंध होगा वो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, अब ये हम आपको कैसे बता रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड होगा? तो इसके लिए एक पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। अतिव्यापन से निर्मित सबसे पहला बंध, अतिव्यापन से निर्मित सबसे पहला बंध सिग्मा बंध होता है। सिग्मा बंध होता है। देखिए, जब भी किसी अणु या परमाणु के बीच जो पहला बॉन्डिंग होगा वो ऑलवेज सिग्मा बनेगा, कभी भी पाई नहीं बनेगा। इसको आप लोग गांठ बांध करके रख लीजिए, इस बात को अपने भेजे में बिठा करके। क्या कि जब भी अतिव्यापन होगा या किसी के बीच बॉन्ड जब बनेगा तो पहला जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा। हमारे कहने का मतलब कि अगर X और X आपस में मिल रहे हैं और एक बॉन्ड है तो वो सिग्मा होगा। X डबल बॉन्ड और X यानी X और X के बीच डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक सिग्मा और एक पाई होगा। ठीक है, X और X के बीच अगर 3 बॉन्ड हैं
तो उसमें भी एक सिग्मा और 2 पाई होगा। पाई की संख्या बढ़ती चली जाएगी जब बॉन्ड बनेगा ऐसे। यहाँ पर क्या होगा आपका सिंगल बॉन्ड, लेकिन कहने का मतलब कि तीनों में जो पहला बंध बना है वो हमेशा क्या बना है, सिग्मा। उसके बाद जो बंध बना है उसे बोलेंगे पाई बंध। इसीलिए पाई बंध क्या होता है, कमज़ोर माना जाता है आपका। सिग्मा क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग, क्योंकि पहला बनने वाला बंध जो होता है किसी भी परमाणु या अणु के मध्य वो होता है हमेशा क्या, सिग्मा बंध। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम कि जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। तो ये होती है कंडीशन सिग्मा और पाई बॉन्ड की। अब यहाँ पर हमने क्या करवाया, ओवरलैप किया। इसमें भी 1s1 कक्षक में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1s1 होगा। ठीक है, तो दोनों, पहली चीज़ तो क्या है कि दोनों हमारे अयुग्मित थे। हमने आपको पहले ही बताया है कि जब अयुग्मित होंगे यानी अर्धपूर्ण भरे होंगे, कैसे होंगे, अर्धपूर्ण जब होंगे, जब ये अर्धपूर्ण होंगे तभी इनके बीच क्या होगा, अतिव्यापन होगा। अगर ये पूरे भरे होते तो इनके बीच अतिव्यापन नहीं होता। तो यहाँ से भी 1s1 गया, यहाँ से भी 1s1, दोनों आपस में अतिव्यापन कर लेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, H2 अणु का संयुक्ता बंध सिद्धांत आप दर्शा सकते हो ऐसे, या दिखा सकते हो कि इनके बीच में ओवरलैपिंग कैसे हुई है। तो दोनों के बीच कैसे ओवरलैपिंग हुई है, 1s1 1s1 बनने वाला बंध सिग्मा, ऐसे भी दिखा सकते हो आप। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप इसको दर्शा सकते हो। ऐसे दिखाओ, चाहे ऐसे दिखाओ, चाहे ऐसे दिखाओ, चाहे ऐसे दिखाओ, आप कैसे भी शो कर सकते हो। बस ध्यान रखना हमेशा कि जो पहला बॉन्ड बनता है वो ऑलवेज सिग्मा होता है, उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा वो आपका होता है पाई। ठीक है, आइए अपना ले चलते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमारा क्या है, HF अणु। आपको इनके बीच में अतिव्यापन को दिखाना है, ओवरलैपिंग को दिखाना है। तो फिर से आइए स्टार्ट करते हैं, पुराना फंडा वही। अणु है हमारे, तो इसमें एक परमाणु H है, दूसरा परमाणु क्या है, F है। पहले दोनों का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक H है, दूसरा हमारा क्या है, F है। ये हो गया, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F का हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। इतनी बातें क्लियर। 1s1 s ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, डन हो गई बात। यहाँ पर भी जब भी लेंगे आउटर मोस्ट सेल का हम लेंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2s2 s में एक होता है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है तो ये हो जाएगा। p में 5 है, p में हमारा 3 बनता है, 5 है, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा। इतनी बातें हो जाएंगी क्लियर। अब देखो आप यहाँ से, ये पूरा भरा है, ये भी पूरा भरा है, ये भी पूरा भरा है, सिर्फ खाली कौन सा है, लास्ट वाला। और आपको हमने पहले ही नियम में बता दिया है कि जब भी ये आपस में अतिव्यापन करते हैं तो हमेशा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में करते हैं, मतलब जहाँ आधा भरा हुआ हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2s, ये हमारा कौन सा है 2p। आप देखो यहाँ पर, तो p को 3 श्रेणियों में बांटा था हमने क्या कहा था, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। तो यानी px py pz, तो ये होगा px, ये होगा py, ये होगा pz। इतनी बातें क्लियर। अब यहाँ से हमको करवाना है H और F के बीच में बॉन्डिंग दिखानी है, और बॉन्डिंग दिखाने के बाद में इसका ओवरलैप कैसे करेगा, यानी इसका अतिव्यापन कैसे होगा, इस चीज़ को भी हमको बताना है आराम से। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसमें कहाँ, आगे की तरफ दिखाते हैं कैसे होगा अतिव्यापन। अब आप देख अतिव्यापन कैसे होगा। इसमें स्ट्रक्चर जो बनेगा आपका H, दूसरा हमारा F। ठीक है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन, F में होते हैं 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 1 7। अब इसमें क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसका साझा कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन के साथ इसका साझा कर लेगा, ये इतना हो जाएगा। तो इसका 2 पूरा हो जाएगा, इसका 8 पूरा हो जाएगा। तो दोनों ने एक एक का साझा किया, इससे बना एक बॉन्ड। ऐसे ही कितना बना, एक बॉन्ड बना। तो यानी इसके बीच में अतिव्यापन होगा कितना, एक बॉन्ड का। तो आप साफ साफ कह सकते हैं इसको कि अब नॉर्मली सा अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो हमारा
ये H, ये F, बीच में ये बॉन्ड, ऐसे ही होगा। अब इसमें बात करें अगर अतिव्यापन की, तो अतिव्यापन होगा किसके किसके बीच, तो देखो आप 1s1 में ये हमारा अर्धपूर्ण है, 2p में ये हमारा अर्धपूर्ण है, तो इसी दोनों का क्या होगा, अतिव्यापन। करवाएंगे कैसे, इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, बताते हैं कैसे करेंगे। ऐसे हमारा जो होता है ये गोलाकार आकृति में होता है, ऐसे, क्लियर है ये। p हमारा होता है ऐसे, ठीक है, px, py, pz, ठीक है, जाहिर सी बात हमारी क्या है ये pz, तो ये हमारा क्या हो गया pz यानी 2pz, ठीक। अब यहाँ पर इसका जब हम ओवरलैप करवाएंगे तो यहाँ का मानते हैं ये ओरिएंटेशन, यहाँ का भी ये उल्टा ओरिएंटेशन, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। तो कुछ समय पश्चात ये कैसे हो जाएंगे हमारे, ऐसे, ये दोनों मिलकर के बड़ा हिस्सा बना लेंगे, ये छोटा वाला ऐसे ही रह जाएगा। तो यही हमारा होता है, ये इसका ओवरलैपिंग होगा किसका, हमारा, यानी S मिल रहा है, P मिल रहा है, S और 2P ये दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं। मर्ज होने के बाद में इसका शेप ऐसे हो जाएगा, ये इधर से आगे की तरफ आएगा, इधर से, दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। तो इनका जो ओवरलैपिंग से बनेगा, यहाँ पर भी हेड बाई हेड हो रहा है कोलिजन, यानी हेड बाई हेड ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पर भी बनेगा कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड जब बना है आपका, तो आप कह सकते हो कि यही हमारा क्या होता है, मजबूत वाला बंध। बाकी बनता पाई हमारा, तो वो क्या माना जाता है, कमज़ोर। तो जो पहला बॉन्ड किसी भी अणु के मध्य बनेगा वो ऑलवेज क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इतनी बातें हो गई क्लियर। अब ये किसके किसके बीच हुआ है इसमें ओवरलैपिंग, तो ये हुआ है हमारा किसके बीच, 1s1, ये हमारा कौन सा आया है, 2p, और 2p कौन सा, वो भी z वाला, क्योंकि ये x है, ये y है, ये कौन सा है, z। तो किसके किसके बीच ओवरलैप हुआ, 1s1 और 2p z के बीच अतिव्यापन यहाँ पर होगा, तभी इसका स्ट्रक्चर ये बन करके आएगा। तो ये एग्जाम्पल भी आई होप कि आपको क्या होगा, क्लियर। बढ़ते हैं अपने आज के इस क्लास के एंड की तरफ, और आज का एक एग्जाम्पल लास्ट हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्लास आज की ओवर करेंगे। तो आज का हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल आपके सामने है इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो हमारे पास है VF3। ये हमारा एक अणु है। इसमें भी पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो B यहाँ कर देते हैं, B और F हमारे पास कितना है, 3 है। F कितना है, 3 है, B 1 है। ये बोरॉन हमारा होता है 5, तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p1, ये हो जाएगा। F हमारा हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p5, यहाँ भी सेम एज वही 2s2, 2p5, यहाँ भी सेम एज वही 2s2, 2p5, हो गया सारा का सारा। B हमारे पास 1 था, F 3 थे, तो ये 2p1, ये 2p5, 2p5, 2p5। अब आइए इसका हम क्या बनाते हैं, ब्लॉक। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है 2s2 और 2p1 में, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होंगे, संयोजक कक्ष लास्ट वाले। तो पहले हम B के लिए देखते हैं। तो B हमारा कहाँ जा रहा है, 2s2, 2p1 में। 2s2 का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2p1, P में होते हैं 3, यहाँ पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा पूरा। F के लिए देखते हैं, तो F हमारा जा रहा है 2s2, 2p5 में। दूसरा F में भी जा रहा है 2s2, 2p5 में। तीसरे F में भी जाएगा 2s2, 2p5 में। इतनी बातें क्लियर हुई। इसका सिंबल बनाए, यहाँ पर हमारा S में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी S में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी S में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचा P का। तो P में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है,
ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब आप देखो यहाँ पर तो F हमारे पास 3 है, तो यहाँ से आप देखो तो एक अकेला इलेक्ट्रॉन ये, एक अकेला इलेक्ट्रॉन ये, एक अकेला इलेक्ट्रॉन ये, टोटल कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन हुए अयुग्मित, यानी जोड़े में कितने नहीं हैं, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आए अयुग्मित। अयुग्मित का मतलब जो जोड़े में नहीं है, अकेले हैं। कितने हुए 1 2 3, यानी F के पास कितना है 3, ठीक है। लेकिन B के पास कितना है, सिर्फ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितना है, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित। मतलब F के पास 3 अयुग्मित हैं, B के पास है एक अयुग्मित। यहाँ पर तो नौटंकी मच गई। अब क्या करोगे आप, कैसे इसका ओवरलैप करवाओगे? तो इसके लिए एक नया रास्ता जो निकल के आता है कि इसके पास 1 है, इसके पास 3 है। यहाँ पर जब तक 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक ये आपस में मिलेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 2 कम है, यहाँ पर 2 अधिक है। क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। यहाँ पर भी जब 3 हो जाएगा तो ये दोनों आपस में अतिव्यापन कर जाएंगे। तो इसके लिए एक जो नई कॉन्सेप्ट हमारे सामने आती है उसे हम बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्साइटेड स्टेट। इसे क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। अब इसमें क्या होता है कि जो ये हमारा 2s वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इस 2p वाले इलेक्ट्रॉन में उत्तेजित अवस्था में आकर के यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को भगा करके इस कोश में बिठा देगा, यहाँ से उठाएगा, यहाँ पर बिठा देगा। तो इस प्रकार से इसका जो नया स्ट्रक्चर बन करके हमारे सामने आएगा वो क्या आ जाएगा, दिखाते हैं आपको। तो जो इसका नया स्ट्रक्चर हमारे सामने बन करके आएगा तो ये 2s एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा क्योंकि दूसरा यहाँ गया है, और p हमारा ऐसे हो जाएगा। अब आप देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अयुग्मित। यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन थे अयुग्मित। अब इनके बीच में आसानी से ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब इसकी ओवरलैपिंग होने के लिए आइए इसकी ओवरलैपिंग करवाते हैं, ठीक है। कैसे होगा, अब इसमें जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो नॉर्मली BF3 का स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है ऐसे। ये बन जाएगा कैसे, ऐसे, ठीक है। अब इसमें हमने जो अभी अतिव्यापन करवाया था वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉनों के मध्य या कौन कौन से कक्षकों के मध्य हुआ है, हम उसके बारे में ज्ञात करेंगे। तो आपका हमने क्या करवाया था, B के सामने जो आ रहा था बन करके वो ऐसे, और p ऑर्बिटल ऐसे था। तीनों F के सामने जो बन करके आ रहा था वो था ऐसे, और ऐसे। ऐसे होगा। तो यहाँ पर 3 अयुग्मित, यहाँ पर भी 3 अयुग्मित हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आपस में ही ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है कैसे, इस तरीके से। हमने आपसे कहा कि जो पहला बॉन्ड हमेशा किसी भी अणु के बीच बनता है वो होता है सिग्मा। तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अगर पूछा जाए आपसे कि BF3 में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं तो आपका आंसर होगा सिग्मा बॉन्ड 3 होते हैं, पाई बंध 0 होते हैं, यानी एक भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है और जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड अगर होता तो इसके बीच हम पाई बंध को लगाते, लेकिन डबल यहाँ पर नहीं है, इसीलिए क्या बनेगा हमारा सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा यहाँ पर 3 आएंगे, पाई बंध हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम अतिव्यापन की बात जो कर रहे हैं ये तो इतना क्लियर हो चुका होगा, इतना कि सिग्मा कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ से
इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जब हम आपस में अतिव्यापन करवाएंगे तो इसमें अतिव्यापन के लिए कैसे कैसे चीज़ें हमारी आवश्यक पड़ेंगी या कौन कौन सा कोश हमारा आवश्यक होगा, तो आइए देखते हैं। ये हमारा S, ये S, ये भी S, ये भी S, ये P कोश, P कोश, P कोश और P कोश, इतना चीज़ें आई हमारे सामने। अब ये हमारा होता है क्या, Px, Py, Pz, ठीक। यहाँ पर भी Px, Py, Pz, यहाँ पर भी Px, Py, Pz, यहाँ पर भी Px, Py, Pz। इन तीनों में अगर आप देखो F में, तो तीनों जो F है हमारे, एक B है हमारा, बाकी 3 F है। अगर इस समय हम देखें अतिव्यापन के लिए, तो तीनों F में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, 2p वाला। देखो यहाँ भी 2p का है, यहाँ 2p, यहाँ 2p, मतलब यहाँ पर भी क्या आ रहा है 2p, यहाँ पर भी क्या आ रहा है 2p, यहाँ पर भी क्या आ रहा है 2p। इतनी बातें ठीक क्लियर हो गया होगा ना, क्योंकि इसमें लास्ट वाला खाली था, इसी का अतिव्यापन हम करवा रहे हैं इसमें। तो पहले F से भी 2p का आ रहा है, दूसरे F से भी 2p का आ रहा है, तीसरे F से भी कहाँ का आ रहा है 2p का। तो F में तीनों कंडीशन क्या हो गई 2p की, ठीक। बचा B कहाँ से आ रहा है, पहला आ रहा है S से, तो पहला कहाँ से आ रहा है 2s से, दूसरा कहाँ से आ रहा है 2p से, तीसरा कहाँ से आ रहा है 2p से। मतलब इसमें पहला वाला s से आ रहा है, फिर उसके बाद 2p से आ रहा है, मतलब 2s से आ रहा है, फिर 2p, फिर 2p। तो जो पहला साझा होगा इसमें वो होगा 2s और 2p, 2s 2p। दूसरा साझा जो होगा वो हो जाएगा 2p और 2p। तीसरा साझा जो होगा वो भी हो जाएगा 2p 2p। मतलब साफ साफ कि यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन S से आया, यहाँ P से आया, तो S और P मिल गए। यहाँ पर पहला आपका P से आया, फिर दूसरा भी P से आया, तो P और P मिल गए। यहाँ भी P से आया, फिर P से आया, P और P मिल गए। कौन कौन से मिले, 2s 2p, 2s 2p, सॉरी 2p 2p और 2p 2p। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, BF3 का अतिव्यापन। आपसे पूछा जाए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, तो आप 3 बताओगे। पाई बॉन्ड की बात करोगे, एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है आपका। तो इस तरीके से नॉर्मल तौर पर आप बहुत ही आसानी से ये अतिव्यापन दर्शा सकते हो। अब इस अतिव्यापन को हम ब्रॉड स्ट्रक्चर में लेकर के चलेंगे कल, यानी और इससे बड़े बड़े स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे कल। तो कल का भी जो आपका सेशन रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज की क्लास यहीं तक सीमित रखते हैं। आपको हमने 3 एग्जाम्पल करवाए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में जितनी थ्योरी थी हमने उसके बारे में बताया। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम, जहां पर बात करेंगे 2-4 एग्जाम्पल की और, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं, पूछे भी गए हैं कई बार। उन सभी एग्जाम्पल्स को लेकर के आपके सामने आएंगे हम। तब तक के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से आप पढ़ाई करते रहिए। अगर आप चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट दीजिएगा और आप इसको लाइक कीजिएगा। और जो भी डाउट अगर आपके मन में उठ रहा होगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या कोई चीज़ें मिस हो गई हो, समझ में ना आया हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा आप, और इसको अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के एक नई क्लास को, एक नए टॉपिक को। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।